तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आपका थंबनेल पे दिया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो आप ये देख लें कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको कहा जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको कहा जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर ये जो खाना आप खा रहे हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक और करके आपको एनर्जी दे रहा है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 निकल रहा है, तो ये जो स्टेप है यही आपका क्या है, रिस्पायरेशन है। अब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वो हो गया आपका एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। अब दोनों में क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज है, जो ये खाना हम खा रहे थे वो ब्रेक होता है। ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होता है कि C6H12O6। जब इसका हम केमिकल फार्मूला देखते हैं तो C6H12O6 होता है। अब ये जो C6 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन 6 यहाँ पे है। कार्बन 6 जो है वो कार्बन 3 के फॉर्म में जब ब्रेक हो जाता है तो इसी स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। और ये जो स्टेप होता है वो आपका होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म में होता है भाई, क्या होता है साइटोप्लाज्म में, ये सारी कहानी जो है कि कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक होकर के कितने कार्बन मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा, आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, और ये जो होता है कॉमन होता है दोनों में, एरोबिक में और एनारोबिक में। जो ये एरोबिक रिस्पायरेशन है आपका इसमें और ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है आपका इसमें, दोनों में जो होता है ये आपका ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें कार्बन 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं ब्रेक करके तीन कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। और जब ये ऐसे ये कार्यक्रम जब होता है ना तो 2 ATP एनर्जी भी आपको मिलती है। अब ATP क्या होता है, एनर्जी जो करेंसी है हमारी बॉडी की, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म में स्टोर होती है जिसको कहा जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP। अब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो बनता है इसको एक स्टेप मैंने आपको बताया था, फॉस्फोराइलेशन। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुकी हैं। और 1 ATP का मतलब भी मैंने आपको बताया था। अगर किलो जूल के फॉर्म में लेंगे ना तो 30.5 किलो जूल कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, और किलो कैलोरी के फॉर्म में अगर आप लेंगे तो 7.3 किलो कैलोरी जूल जो है वो एनर्जी कैलोरी निकलती है। तो ये जो है 1 ATP का हो गया। अब जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं यानी कि हम ऑक्सीजन को देंगे और रिस्पायरेशन जब होगा तो कितना ATP निकल रहा है भाई, 38 ATP निकल रहा है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो ATP कितना निकल रहा है, 2 ATP निकल रहा है। तो यानी कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिलती है जितना एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। तो एक डिफरेंस यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि एरोबिक और एनारोबिक में आखिर डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह कि जो है ये इस ग्लाइकोलिसिस जो था जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट पार्ट होता है रिस्पायरेशन का, वो दोनों का दोनों जो होता है कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक में। जब रिस्पायरेशन हो रहा था तो कहीं पे ऑक्सीजन मिल रही थी तो भी ब्रेक हो जा रहा था, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं थी तो भी ब्रेकिंग हो जा रही थी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही थी वहाँ कह दिया कि भाई ये रिस्पायरेशन एरोबिक हो गया, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे कह दिया एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो आप खुद देख लें यहाँ पे कि एरोबिक और एनारोबिक जो होता है रिस्पायरेशन में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस का। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख ले, जब ऑक्सीजन होगी जाहिर सी बात है पूरा काम प्रॉपर वे में होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या आपका हो गया कि कंप्लीट रिस्पायरेशन होता है एरोबिक में। तीसरा चीज़ आपको क्या हो गई कि जो एनर्जी मिल रही है वो ATP 2 ATP मिल रही है भाई एनारोबिक में, और 38 ATP मिल रही है कौन से वे, एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो जाहिर सी बात है एनर्जी के बेसिस पे भी डिफरेंस हो गया। तो 3 डिफरेंस तो आपके यहीं पे हो गया एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन में कि ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं मिला तो भाई एनारोबिक हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि पूरा का पूरा ब्रेकिंग हो गई, फुल एनर्जी हमें मिल गई। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसी वजह से पेन होने लगता है। तो ये 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हो गया कि आखिर जो एनर्जी ATP मिल रही है वो कितना मिल रही है, तो ज़्यादा और कम में भी हो गया 3 डिफरेंस। चौथा डिफरेंस आपका हो गया कि एग्जैक्ट कितना मिल रही, तो 38 ATP हो गया आपका एरोबिक में और 2 ATP हो गया आपका एनारोबिक में। तो यानी कि 4 डिफरेंस आपका यहीं पे हो गए। अब एक एग्जांपल के फॉर्म में भी अगर पूछ लिया जाए कि आखिर ये जो है एरोबिक एनारोबिक करता कौन है, तो जो एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के लिए या बिना ऑक्सीजन लिए रिस्पायरेशन कर लेते हैं वो होते हैं यीस्ट और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। और जो एरोबिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग हैं, हम लोग को एडवांस सारी चीज़ें चाहिए ना,
तो ये आपका डिफरेंस हो गया एरोबिक एनारोबिक के रिस्पायरेशन में। और आपका बेसिकली थर्ड लेक्चर था, तो ग्लाइकोलिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ग्लाइकोलिसिस है कुछ नहीं, बस आप ये जान लें कि जो आपने खाया हुआ है, जो आपका डाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, वो कार्बन 6 कार्बन था, 6 को हमें 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो यही जो कन्वर्जन उसी को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, और जो है ये दोनों में कॉमन होता है। तो आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स। तो लेट्स गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।